होली में मिला हंस के तू घमंड मत करा, इ त्योहार हो पवित्र तू पाखंड मत करा, और जेकरे चमक से सबकर मन मस्त रहला, मटमैला कोई मन का डायमंड मत करा। ये होली की रचनाएं हैं बनारस की। चकाचक बनारसी जब होली के दिन माइक संभालते थे ना, तो कोई अछूता नहीं होता था उनसे, और ऐसी बोली बनारसी बोली में बोलते थे, सुनाते थे कि 2-2.5 लाख लोग वहां मस्ती में सराबोर हो जाते थे। आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं। एक ही परिवार में बाप, बेटा, चाचा, भतीजा सबको सुनना है होली पे उगाली वाला कवि सम्मेलन, और सब कोने अतरे पेड़ वेड़ देख करके किनारे में जो है चोरी से जाके सुनते थे। अब पता चला कि चाचा से भेंट हो गई, तो चाचा ने कहा तुम साले यहाँ तुम क्या करने आए हो? तो क्या चाचा जी आप किस लिए आए हैं? आप भी तो आए हैं। तो मतलब क्या आप ही सुनेंगे गाली वाला कवि सम्मेलन? आप भी सुनेंगे। तो ये है बनारस। अब चकाचक जिस तरीके से बोलते थे, अब देखिए एक बड़ी जबरदस्त उनकी रचना थी, देख तमाशा तैयक तासा झैयक झैयक झम, तू का छिनरो वाले जब तब हम। भाव देखिए, ये बनारस है। पंडित कमलापति त्रिपाठी हर बार होली के कवि सम्मेलनों में औरंगाबाद का नाम न लिया जाए तो कवि सम्मेलन पूरा नहीं होता था। पंडित कमलापति त्रिपाठी की जो बहू थी, पतो चंद्रा त्रिपाठी, बहू जी, पूरे बनारस में बहू जी के नाम से फेमस थी। चंद्रा कमलापति त्रिपाठी का कांग्रेस में कद था। इंदिरा गांधी के समय में वो रेल मंत्री थे, और जबरदस्त कद था पंडित कमलापति त्रिपाठी का। अब पंडित कमलापति त्रिपाठी को भी नहीं छोड़ा चकाचक ने। क्या कविता लिखी होली वाले दिन, क्या सुनाया उन्होंने? बेटा वो दे ससुर वो दे, अरे औरंगाबाद जुम्मन मियाँ। किसमें साहस है कि मतलब ससुर यानी कमलापति जी और लड़का लोकपति त्रिपाठी, और कौन है? बहू जी। ये साहस किसमें है? तो ये चकाचक की हिम्मत थी। अब तो जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं वो सिर्फ तुकबंदी है, उसका जो भावार्थ है वो उतना कटीला नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में भावार्थ कटीला होता था। बनारस अर्धचंद्राकार है, 84 घाट जो है इस पूरे शहर को अपनी आगोश में लिए हुए हैं। लोग मणिकर्णिका घाट को लेकर के आजकल हम देख रहे हैं, ये जो नए नए यूट्यूबर और ये जो कैमरा ले लेकर के और गिम्बल ले लेकर के ये सब मणिकर्णिका घाट जा के शूट कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं है, और मणिकर्णिका घाट के बारे में दुनिया भर की कमेंट्री और दुनिया भर का ज्ञान वो रोज पेल रहे हैं। रोज आप मोबाइल खोलिए तो मणिकर्णिका घाट की एक रील जरूर आ जाएगी। मणिकर्णिका घाट के बारे में जानते कुछ नहीं। जब इतना ऊट पटांग आप दिखा रहे हैं ना, और जिस दिन शंकर जी का इतना बड़ा जाएगा अंदर ना, तो सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे उनके। मणिकर्णिका घाट महाश्मशान है। पूरी दुनिया में अगर महाश्मशान का दर्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मणिकर्णिका घाट को है। आपने पूरे देश में जो दाह संस्कार देखे होंगे, सूर्यास्त के बाद किसी भी शहर में दाह संस्कार नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ बनारस में, और बनारस में भी वो भी हरिश्चंद्र घाट नहीं, मणिकर्णिका घाट, क्योंकि मणिकर्णिका घाट महाश्मशान है। सिर्फ यही सूर्यास्त के बाद भी दाह संस्कार की परंपरा है। क्यों? कि भगवान शंकर यहां स्वयं मृतक के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। पता नहीं किसी ने अनुभव किया कि नहीं अनुभव किया, लेकिन मैंने तो अनुभव किया है। मेरे जब दादाजी का देहांत हुआ तो उनकी चिता सजी हुई थी, और लोग कहते थे कि जब कान में भगवान शंकर जब तारक मंत्र फूंकते हैं तो कान हल्का सा सिर ऐसे हिल जाता है। अब ये संजोग भी हो, लेकिन सारे मुर्दों में ऐसा क्यों होता है? आप जितनी चिता सजी हुई है शुरू से आप देखिए। अगर आपको जाने का ही शौक है बहुत ना मणिकर्णिका घाट, तो जाइए, लेकिन शूट मत करिए, पहले खुद देखिए, समझिए। तो वहां जब चिता सजी हुई है, डेड बॉडी रख दी गई चिता पे, और सारे रिचुअल्स पूरे हो रहे हैं, जैसे ही अग्नि समर्पित होगी उस चिता को, उसके पहले हल्का सा सिर हिल जाता है। वही लोग मानते हैं कि भगवान शंकर ने अब तारक मंत्र कान में फूंक दिया और अब इसको मोक्ष मिल गया। कहते हैं ना, काश्याम मरणा मोक्ष। तो मणिकर्णिका घाट का ये इतिहास है। आप गए, सीधे चिता जल रही है और वहीं वीडियो बना लिया, कुछ कैप्शन लिख दिया और कुछ म्यूजिक लगा दिया, कुछ गाने लगा दिए। तो मणिकर्णिका घाट को ऐसा मत करिए। जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी बनारस आए तो गंगा की बात को लेकर के आए बनारस।
इसके तकरीबन 7-8 साल पहले मेरा जाना हुआ था अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक अस्पताल का इनॉग्रेशन था, स्टेम सेल का एक हॉस्पिटल था। उस अस्पताल की न्यूज़ कवरेज के लिए मैं गया था वहाँ। स्टेम सेल का पहला हॉस्पिटल हिंदुस्तान में वो खुल रहा था, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। तो उस समय 5 मिनट मेरी मुलाकात मोदी जी से हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि कभी बनारस आइए। तो बोले हाँ, बनारस के घाट बहुत खींचते हैं, आना है बनारस। इतनी ही बात हुई। और उसके बाद जब 2014 में आके उन्होंने ये ऐलान किया कि ना मैं यहाँ आया हूँ और ना मुझे यहाँ लाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो गंगा पुत्र के तौर पे उन्होंने काशी को कई लाख करोड़ की सौगातें दे दी। मैंने पहले भी कहा था ना कि प्रतीचि और प्राची का मिलन हो गया काशी में। यानी बनारस की जो प्राचीन परंपराएं थी उनको अक्षुण्ण रखते हुए, उनको जिंदा रखते हुए मोदी ने जिस तरीके से आधुनिकता का जामा बनारस को पहनाया। अब आप देखिए कुछ दिनों में बनारस में रोपवे शुरू हो जाएगा, सड़कों के हालात देख लीजिए आप, स्टेडियम इंटरनेशनल बन रहा है, तो तमाम जो नई नई चीजें, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर देख लीजिए। तो ये सब परिवर्तन है बनारस का। लोग रामराज की बात करते हैं, पुराना वक्त याद करिए जब जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के चुनाव कैंपेन में बनारस आए थे। तो एक भाषण में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे राम राज्य की कामना करता हूं जिसमें रात के 12 बजे एक 16 साल की लड़की गहनों से लदी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। ऐसे रामराज की मेरी कल्पना है। तो उस रामराज की कल्पना को योगी ने साकार करके दिखा दिया प्रदेश में, और बनारस में भी दिखा दिया। दूभर था किसी लड़की का 10 बजे रात में निकल के जाना, लेकिन आज देख लीजिए किस बिल में घुस गए वो गुंडे बदमाश, पता नहीं चलता। योगी का ऐसा खौफ है बनारस में आज। भाई बनारस सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया बनारस में, तमाम टूरिस्ट आने लगे। और मैं तो देखता हूँ रात 12-12 बजे, 1-1 बजे रात में टेम्पो से, टोटो से लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, घाट पे टहल रहे हैं। तो ये अगर मुमकिन किया है तो योगी ने अपने तेवर से मुमकिन किया है। और जिस रामराज की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने उस चुनाव कैंपेन में की थी, उसकी सत्यता और उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम योगी ने किया। पास में पावन हमारे गंग है और शंकर की सुहानी भंग है, रोज मोदी की विभिन्न योजनाएं, इसीलिए तो बनारस का रंग है। बनारस के लिए लगातार योजना पे योजना, योजना पे योजना, विकास की तमाम योजनाएं, बनारस को बदल करके रख दिया एकदम। आप बोलेंगे ये अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। जिसने पिछला बनारस देखा होगा ना, उसको आपका बनारस दिखाइए और पूछिए, पहचान नहीं सकेगा बनारस को कि बनारस क्या था, क्या हो गया। बनारस ना बाबा विश्वनाथ के साथ साथ माता अन्नपूर्णा का भी शहर है। बनारस में कोई भूखे सोता नहीं है। कहते हैं बनारस में क्षेत्रे भोजन मठे निद्रा, हर क्षेत्र में भोजन है और हर मठ में निद्रा है, मतलब सोने का इंतजाम है। खाओ पियो और सो, ये बनारस की संस्कृति है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोय, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। मतलब सब लोग बाबा का नाम लेते हैं, माता अन्नपूर्णा का नाम कोई नहीं लेता है। आज अन्नपूर्णा मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता है, वहां रोज हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो बाबा के दरबार में वही होगा जो माई कहेगी, मतलब अन्नपूर्णा माता जो कहेंगी वही बाबा के दरबार में सिद्ध होगा। तो बाबा के दरबार में दर्शन करने के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी दर्शन करिए। काशी में 28 भैरव हैं। भगवान शंकर के पहले उनके गण बन के ये भैरव आए यहाँ। उन 28 भैरवों में काशी का कोतवाल अगर किसी को कहा जाता है तो वो बाबा काल भैरव को कहा जाता है। उन्हीं के मंदिर के बगल में दंडपाणी का मंदिर है। दंडपाणी मतलब दंडाधिकारी, और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव। मतलब बाबा काल भैरव की अनुमति के बिना इस शहर में कुछ होता नहीं है। आज भी जितने पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अगर बनारस ट्रांसफर होके आ रहे हैं, तो चाहे वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, चाहे वो रेल से आ रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज से आ रहे हैं, वो सीधे गाड़ी उनकी पहले काल भैरव मंदिर जाएगी। वहां उनके मंदिर में मत्था टेकने के बाद कि हे महाराज, हे बाबा, आपकी अनुमति से इस शहर में आ रहा हूँ। आप काल भैरव के बगल में कोतवाली थाना है, कभी कोतवाली थाने के अंदर जाइए, बड़ा अद्भुत दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। कोतवाली में जब आप जाएंगे ना, तो कोतवाल की जो कुर्सी है, यानी इंस्पेक्टर, थाने की जो इंस्पेक्टर की जो कुर्सी है ना, उस पे बैठता नहीं है कोतवाल पे। काल भैरव की एक बहुत बड़ी सी फोटो फ्रेम करके और पूरी फलालैन का कपड़ा और शाटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, उसके ऊपर वो फोटो रखी हुई है, उस पर माला चढ़ा हुआ है, बाकायदा उसकी पूजा होती है। और उनके बगल में कोतवाल की कुर्सी है। तो ये पदवी है काशी में बाबा काल भैरव की।